फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बात किया था इन्वायरमेंट के, हरित क्रांति के बारे में, वर्ल्ड वाइड कैसे हरित क्रांति आई, नॉर्मन बोरलॉग के बारे में बात किया था, क्या उसका इम्पैक्ट था, उसने किस तरीके से दुनिया को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, किस तरीके से भुखमरी को कम किया, नए नए क्या जो है फ़ायदे हुए। नॉर्मन बोरलॉग को उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत में स्वामीनाथन ने उसे इंट्रोड्यूस किया। तो बहुत सारी बातचीत हमने पिछली क्लास में की थी, जिसने नहीं देखा वो जाकर के देख ले। आज की वीडियो में भी हम हरित क्रांति पर बात करेंगे, लेकिन वो भारत पर आधारित होगा और हर सेक्टर को किस तरीके से उसने अलग अलग तरीके से प्रभावित किया, उन पर पूरी बातचीत करेंगे। ठीक है ना। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि उनसे कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन ना छूटे। यहाँ पर मुफ्त सेवा आपको मिलती है, कोई फीस आपसे नहीं लिया जाता है और पूरी की पूरी तैयारी आपको फ्री में करवा दी जाती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग एकदम नए हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और हम क्लास को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही, इसको थोड़ा सा समझेंगे। 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने खूब लूट खसूट किया था, भारत अस्थिर था, तो भूख तो बढ़ेगी और उत्पादन भी बहुत कम हो रहा था। बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में 4 मिलियन लोग भूख के कारण मारे गए। सोचिए, 40 लाख लोग भूख के कारण मारे गए। ये अपने आप में किसी त्रासदी से कम नहीं है। ठीक है ना। आज कोरोना के टाइम पर 1 लाख 2 लाख मृत्यु हो जाती तो हमारे होश उड़ जाते हैं। 40-40 लाख लोग मर जाते थे एक ही अकाल में। और अकाल किसका? खाना नहीं है, भूख की वजह से लोग मर जा रहे थे। तो सोचिए कि हरित क्रांति का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था उस वक्त। हालांकि वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद वर्ष 1967 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र पर जो है ध्यान दिया गया, उसके विस्तार पर ध्यान दिया गया। चाहे वो पहली जो है पंचवर्षीय योजना रही हो, दूसरी रही हो, सरकारों ने प्रयास किया। आज़ादी के बाद में तुरंत से भूमि सुधारों पर काफ़ी काम किया गया, जमींदारी प्रथा को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश किया गया, छोटे छोटे जोत को जो है कोशिश किया गया, सहकारिता विभाग का गठन किया गया। तो बहुत सारे प्रयास किए गए कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को बेहतर किया जाए। लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्य उत्पादन की तुलना में बहुत जो है तेजी से एक गैप हो रहा था, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उत्पादन का लेवल नहीं बढ़ रहा था। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु तत्काल और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसकी परिणत हरित क्रांति के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, फैक्ट है, आप नोट डाउन करेंगे। कौन कौन? भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम था फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं की क्रांति है, क्योंकि वर्ष 1967 और 68 और वर्ष 2003-04 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुनी हुई। यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा गेहूं के उत्पादन पर। मैंने पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि गेहूं का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए उनको देखते हैं। हम इंडिया में बात कर रहे हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ। भारत विश्व में सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया। जहां एक तरफ महामारी भुखमरी थी, वहां अब क्या हुआ, अचानक से बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने लगे, तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे दिखने लगा। भारत को लोग दूसरे नज़र से देखने लगे, एक बड़े कृषक उत्पादक देश के रूप में देखने लगे। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाले किस्मों के तहत फसल क्षेत्रों में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्यान्न आयात में कमी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, खाद्यान्न आयात में कमी हुई। इसकी वजह से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में पर्याप्त जो है भंडार हो गया। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा टाइम था कि अमेरिका दरेरा देता था कि आप अगर मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हम आपको गेहूं नहीं देंगे, आप भूखे मर जाएंगे। और भारत
आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन की ऐसी स्थिति में आ गया कि हम दूसरे को दे भी सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं, धंधा भी कर सकते हैं, अपना पेट तो भर ही लेंगे। तो खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्धता उपलब्ध में जो है वृद्धि हो गई, किसानों को लाभ हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय के स्तर में बढ़ोतरी हुई। और जो अभी आप पंजाब की स्थिति देख रहे हैं ना, जो पंजाब की आपको पर कैपिटा इनकम जो आपको वहाँ देखने को मिलता है, हर आदमी आपको एक सबल मिलता है। किसान बहुत बहुत बड़े बड़े किसान हैं वहाँ पर, उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन कर डाले और मतलब पंजाब के लोगों ने बहुत भुनाया जो ग्रीन रेवोल्यूशन था। और यही वजह है कि पंजाब वन ऑफ द मोस्ट रिच स्टेट बन गया इंडिया में आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने बहुत सारा उस पर जो है इनोवेशन कर डाला। और आज भी आप देखते हैं, अगर आपके क्षेत्र में कोई नया इनोवेशन आता है कृषि के से रिलेटेड, वो चाहे कभी आपके क्षेत्र में जब थ्रेसर आए हों, हार्वेस्टर नए नए, या कंबाइन मशीन, बहुत सारी चीज़ें अब नई नई आ रही हैं, तो आप देखते होंगे कृषि क्षेत्र में वो सब कहाँ से आ रहे हैं, वो जालंधर से आते हैं, पंजाब से आते हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्होंने इनोवेशन करने स्टार्ट कर दिए। उनको एक लहर मिल गई ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में। तो किसान की जो है आयु जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आय बहुत बढ़ गई, आयु नहीं आय बढ़ गई। तो कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसान द्वारा अपनी विशेष अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। जो बात मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी निवेश किया इसमें। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसान को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों जैसे कि HY बीज, उर्वरक, मशीन आदि में बड़ी मात्रा में निवेश से लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने क्या किया कि उसको अब धंधा भी बना लिया। भाई अगर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण अगर सिंचाई की मांग बढ़ रही तो सिंचाई किससे होगा, पंपिंग सेट से होगा, तो पंपिंग सेट कौन बनाएगा, तो उसमें भी निवेश हुआ। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के साथ साथ ही ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत वाइड लेवल पर हर सेक्टर में लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचाया। इसने पूंजीवादी जो कृषक व्यवस्था है, यानी कि कैपिटलिस्ट फार्मिंग है, उसको बढ़ावा दिया, यानी कि एक तरीके से उसको लाभ का धंधा बना दिया। औद्योगिक विकास किस तरीके से हुआ? हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया। मैंने वही बात करी ना कि क्या होगा, ट्रैक्टर का प्रयोग हुआ, तो ट्रैक्टर कौन बनाएगा? कोई कंपनी बनाएगी, कोई उद्योग यूनिट ही बनाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि ट्रैक्टर में बहुत सारे सामान उसमें यूज होते हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट यूज होती है, उसमें थ्रेसर होता है, उसमें ट्राली होती है, तो उन सबको अलग अलग यूनिट्स बनाएंगी। तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत ही व्यापक लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन ने हर सेक्टर को प्रभावित किया। तो ये औद्योगिक विकास भी बड़े लेवल पर देखने को मिला, चाहे वो ट्रैक्टर बनाना हो, जो है कोई मशीन हो, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट इत्यादि, ठीक है ना। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक की भी औद्योगिक इकाइयाँ बननी शुरू हो गई। कोई यूरिया बना रहा है, कोई जो है उसमें बहुत सारे खाद होते हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, तो कीटनाशक कोई बना रहा है, कोई खरपतवार नाशक बना रहा है, तो उनका भी उपयोग जो है बढ़ गया। कृषि आधारित उद्योगों के रूप में पहचाने जाने वाले विभिन्न उद्योगों में कई कृषि उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता था। ग्रामीण रोजगार, हाँ, ग्रामीण रोजगार को किस तरीके से इसने प्रभावित किया? तो बहुफसली और उर्वरकों के प्रयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्योंकि अभी क्या हुआ कि जो है एक ही साल में 2 बार फसल बोई जा रही, काटी जा रही, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, श्रम बल की मांग बढ़ेगी। तो इस तरीके से एक बूस्टअप मिला जो है एम्प्लॉयमेंट को भी। हरित क्रांति से न केवल कृषि श्रमिकों हेतु बल्कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कारखानों और पन बिजली स्टेशन संबंधित सुविधाओं का निर्माण करने हेतु रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त हुए। क्योंकि एक तरफ एग्रीकल्चर नए अवसर पैदा कर रहा है रोजगार के, और उसके साथ साथ अलॉन्ग विथ जो छोटी छोटी इंडस्ट्री बन रही हैं, ट्रैक्टर बनाने की, पंपिंग सेट बनाने की, वहाँ भी रोजगार के नए अवसर खुले। तो इसका फायदा वहाँ भी आपको देखने को मिला। अब हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव भी कुछ हुए। क्या हुए उनको देखते हैं। गैर खाद्य अनाज हालांकि जो है शामिल इसमें नहीं थे, यानी कि वो अनाज जो खाद्यान्न के लिए नहीं थे वो इसमें शामिल नहीं थे, तो इसलिए उनके उत्पादन पर बुरा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि नकदी फसलों की खेती कम हुई और ये जो खाद्यान्न वाले फसल हैं इन पर निर्भरता ज़्यादा हो गई, क्योंकि इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है ना। हालांकि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का सहित सभी खाद्यान्न उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, परंतु अन्य फसलों जैसे कि मोटे अनाज, दलहन, तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया था। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रहीं। HYBP की सीमित कवरेज,
ठीक है ना। तो इसकी सीमित कवरेज रही। अधिक उपज देने वाले किस्म के जो कार्यक्रम थे केवल 5 फसलों के लिए थे, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का तक ही सीमित थे। इसलिए गैर खाद्यान्नों की नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। गैर खाद्य फसलों में HYVP बीज को अभी तक विकसित नहीं किया गया था। यह किसानों को उनके प्रयोग हेतु जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। ठीक है ना। अब क्षेत्रीय असमानताएं किस तरीके से प्रभावित हुई और इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानताओं को अधिक बढ़ाया। हरित क्रांति का प्रभाव अभी तक कुल फसली क्षेत्र से 40% तक ही दिखा। 60% क्षेत्र अभी भी इससे अछूता था, क्योंकि मैंने बताया कि खाद्यान्न पर ही इनका मुख्य फोकस है। इसमें दलहन और मोटे अनाज, तिलहन तो छूट ही जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में दिखा। बाकी जो इंडिया के स्टेट थे वो उससे बहुत लाभ नहीं ले पाए। इसका प्रभाव असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिम में जो शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र थे वहाँ पर बहुत कम हुआ, बहुत नाम मात्र हुआ। ठीक है ना। तो हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जो पहले से ही कृषि की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के एक क्षेत्रीय असमानता भी इसमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता की समस्या बढ़ती गई। रसायनों का अत्यधिक प्रयोग। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजना और फसल किस्मों की कीटनाशक एवं सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ, जिससे मिट्टी खराब हुई, पॉल्यूशन होना शुरू हुआ, मिट्टी में पॉल्यूशन होना शुरू हुआ। कीटनाशक के गहन उपयोग से कई जोखिम उत्पन्न हुए। ठीक है ना। आमतौर पर अप्रशिक्षित खेतिहर मजदूरों द्वारा निर्देश या सावधानियां पालन किए बिना ही फसलों को कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता था, जिसके बुरे असर देखने को मिले। कई बार किसानों की जान तक चली जाती थी। इससे फसलों को फायदे से ज़्यादा नुकसान होता था और यह पर्यावरण और मिट्टी के प्रदूषकों का कारण भी बन जाता था। पानी की खपत बहुत बढ़ गई। हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थीं। इन फसलों में अधिकांश अनाज खाद्यान्न थी, जिन्हें लगभग 50% जल आपूर्ति की आवश्यकता थी। नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा सिंचाई पंपों का उपयोग बढ़ा। तो कुल मिलाकर के सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल फायदे हुए, भूजल स्तर इससे घटता है, क्योंकि पानी जब ज़्यादा आप निकालेंगे तो भूजल स्तर भी उससे घटता है, यानी कि इसके बुरे इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। पंजाब एक प्रमुख गेहूं और चावल की खेती वाला क्षेत्र है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा जल की कमी वाले क्षेत्रों में से एक भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर गेहूँ और चावल की खेती हुई, जिसके लिए पानी बहुत चाहिए होता है, और इसकी वजह से पंजाब में बहुत तेज़ी से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो मृदा में जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से किसानों को ट्रेन नहीं किया गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। और बेरोजगारी भी एक तरीके से देखने को मिली। कैसे? पंजाब को छोड़ करके कुछ हद तक हरियाणा में हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी को बढ़ाया, क्योंकि शुरुआत में उसने बेरोजगारी रोजगार के नए अवसर जरूर पैदा किए, लेकिन जैसे जैसे उसमें निवेश बढ़ा और यंत्र बढ़ते चले गए, तो अब ट्रैक्टर जो है ज़्यादा काम कर लेता है, तो वहाँ पर श्रम बल की आवश्यकता कम पड़ने लगी। तो इससे बड़े लेवल पर बेरोजगारी भी देखने को मिली। ठीक है ना। अब इसके जो है हरित क्रांति के कृषि उन्नति के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें आप देख सकते हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तो ये बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई। इसमें आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप याद रखना चाहें। हो सकता है कि आपको उत्तर लिखते समय 1-2 एग्जाम्पल आपको देना पड़े। सदाबहार हरित क्रांति। तो हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की कीमत पर किए गए। हालांकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक है वहां अधिक भोजन का उत्पादन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर जी.एस. स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार हरित क्रांति की आवश्यकता का आह्वान किया गया था। सदाबहार क्रांति के तहत जब परिकल्पना की गई कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार और सामाजिक रूप से टिकाऊ हों। ठीक है ना। सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार और पारिस्थितिकीय सिद्धांतों का एकीकरण शामिल था। कुल मिलाकर के हरित क्रांति कई विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रही। यह कृषि में उस वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूलन और हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है जिसे औद्योगिक देशों ने पहले ही अपने यहाँ विनियोजित कर लिया था।
तो कुल मिलाकर के एक स्वामीनाथन द्वारा सुझाया गया कि एक सदाबहार हरित क्रांति को अपनाया जाए, जिसमें हम प्रोडक्शन को तो नहीं कम कर सकते, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट, बुरे इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट है, उनको हम जरूर कम कर सकते हैं। नई ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज करके, रसायनों का यूज कम करके, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये था भारत में हरित क्रांति का प्रभाव, और उस किस तरीके से उसने भारत में एक जो है कृषि क्रांति लेकर के आई, और उसका इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर पर कैसे था, ये आपने देखा। ये आपके प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कोई सवाल होगा या कोई राय होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।